तो लोग मेरे से बहुत कमेंट्स में पूछते हैं कि एडिटिव्स बताओ हमें। अब आप उन लोगों में से हो जिसकी पुरानी गाड़ी में झटके मारना स्टार्ट कर दिया है, तो इसी वजह से आप जो है पेट्रोल फुल भरवा के खड़ी करो, स्पेशली उसको निकाल के BS6 फेज 2 अभी वाली डीजल बिल्कुल मत ले लेना। वो तो मुझे लगता है कि फायदे के लिए कर रहे हैं कि अभी मौका है, लोग डरे हुए हैं, पैसे कमा लो जितना कमाना है कमाना है। तो हेलो दोस्तों, हमारे कार मार्केट में अगर आप गाड़ी लेने जाओगे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला आपके पास नॉर्मल पेट्रोल है, पेट्रोल प्लस CNG है, डीजल है, उसके बाद आपका ईवी आ गया, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आ गया जिसमें आपका मोटर भी होता है, बैटरी भी होती है और पेट्रोल भी होता है। तो ये सारे ऑप्शंस में आपको अभी या आगे चल के कौन से ऑप्शंस जो हैं चुनने चाहिए, स्पेशली आजकल की कंडीशंस के हिसाब से। आसान भाषा में मैं आपको थोड़ी टेक्निकल चीजें ही बता दूंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि किस कंडीशन में आपको क्या लेना चाहिए। और ये मत समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ नई गाड़ियों के बारे में बात करूंगा, मैं एग्जिस्टिंग जो आपके पास गाड़ी है उनके बारे में सबसे पहले बात करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त यश, आप देख रहे हैं ड्राइव ड्राइव। एंड आजकल के ज़माने में आपको कितना रुकना चाहिए किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में, और कौन सी टेक्नोलॉजी की गाड़ी आगे लेनी चाहिए, एंड विल डिस्कस दैट इन डिटेल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी एग्जिस्टिंग गाड़ी की। एग्जिस्टिंग अगर आपके पास गाड़ी होगी तो मेनली दो तरीके की होगी जो पुरानी होगी। अगर एक होगी आपके पास पेट्रोल और एक होगी आपके पास डीजल। तो डीजल अगर आपके पास गाड़ी है, और अभी तक क्योंकि आइसोब्यूटेनॉल मिला नहीं है डीजल में, तो जब तक वो मिल नहीं रहा, उसकी स्टडीज नहीं आ जाती, आप बिल्कुल संतुष्ट रहो। आपको अपनी डीजल गाड़ी बेचने की, उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। स्पेशली उसको निकाल के BS6 फेज 2 अभी वाली डीजल बिल्कुल मत ले लेना, बहुत झोल है उसमें, क्योंकि उसमें DPF फिल्टर और ये बहुत सारी चीजें ऐड हो गई हैं। अगर आपके पास नॉर्मल BS6 भी जो है डीजल है, तब भी इट्स ग्रेट टू वो, उसी को चलाओ आप। और जितना चलाओगे, जितना उसकी एक तरीके से वैल्यू निचोड़ लोगे, उतना ही आपका फायदा है लॉन्ग रन में। और जब तक आगे टेक्नोलॉजीज की बात नहीं हो रही है, तब तक आप जो है वो आराम से उसको चलाओ और मजे करो। उसके बाद सेकंड चीज है, आपके पास पेट्रोल गाड़ी हो सकती है। पेट्रोल आपके पास BS3 हो सकती है, BS4 हो सकती है, नॉर्मल BS6 से हो सकती है। बहुत से ऐसे लोग हैं पुरानी गाड़ियां घर में खड़ी हैं, ये उनको पता नहीं है कि किस तरीके से उनको स्टोर करा जाए। और ऑब्वियसली जो है नॉर्मल पंप्स पे इस टाइम जो है E20 नॉर्मल फ्यूल मिल रहा है, तो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि मैं अपनी गाड़ी में बिल्कुल कम पेट्रोल डलवा के रखूंगा, जब निकलूंगा तभी जो है वो पेट्रोल डलवा के निकल जाऊंगा, पुरानी गाड़ी है तो कम पेट्रोल से वो बची रहेगी। नहीं, आपको इसका जस्ट उल्टा करना है। अगर आपके पास एक पुरानी गाड़ी है, तो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फ्यूल है उसको आप पूरा फुल ब्रिम तक, एकदम ऊपर तक भरवा के रखो। अगर इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ऐसे समझाऊंगा कि लेट्स से कि आपके जो पूरा का पूरा फ्यूल लाइन है, पाइप जा रहे हैं और फ्यूल टैंक है, ठीक है, इसमें जितनी जगह आप खाली छोड़ोगे, उतना ही जो है लेट्स से वो पर्टिकुलर जगह हवा भर देगी। अब हवा में होता है मॉइस्चर, अब आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी तो वो मॉइस्चर धीरे धीरे जो है वो पेट्रोल से, E20 पेट्रोल से मिल जाएगा। अब इथेनॉल को पानी बहुत पसंद होता है, मतलब पेट्रोल से उसको उतना प्यार नहीं है जितना पानी से है। तो अगर उसको पानी मिला, तो वो पानी के साथ मिलके जो है वो नीचे बैठ जाएगा। और सबसे पहले जब नीचे से जो है वो आपकी गाड़ी आप 1 महीने बाद स्टार्ट करोगे, तो वही वाला पेट्रोल जाके कोल्ड स्टार्ट्स में आपको काफी दिक्कत होगी। पहली बार क्रैंक में स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी, और मे भी झटका भी मार सकती है। तो इसी वजह से आप जो है पेट्रोल फुल भरवा के खड़ी करो। फुल भरवाने से क्या होगा, एकदम ब्रिम तक, जो एयर पॉकेट ही बहुत कम इतनी सी बनेगी, तो उसमें जो है वो ऑब्वियसली उतना मॉइस्चर नहीं होगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, और आपकी गाड़ी में जो E20 पेट्रोल डला है वो सेपरेट ही नहीं होगा। अब आप उन लोगों में से हो जिसकी पुरानी गाड़ी में झटके मारना स्टार्ट कर दिया है, तो आप अपने मैकेनिक के पास ले जाओ, फ्यूल फिल्टर खुलवाओ। फ्यूल फिल्टर या उससे पहले भी एक छोटा सा फिल्टर होता है जिसमें कभी कभी जो है इथेनॉल की वजह से या फिर मे भी पुराना मक थोड़ा सा है जमा होगा। तो जो भी जेली टाइप या वट जो भी मक जमा होता है, वो छोटा वाला फिल्टर अगर होगा तो लेट से वो होगा ऐसी 150-200 रुपए का, ठीक है, वो आप अपना चेंज करवा के दूसरा लगा लो, और वैसे ही गाड़ी स्टोर करना जैसे अभी मैंने बताया, फुल पेट्रोल डलवा के। लेकिन अगर आपकी गाड़ी उतनी पुरानी नहीं है, लेट से E10 है, और आपकी गाड़ी रोज चलती है, तो आपको जो है एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा आपको चीजें करवाने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छा पेट्रोल पंप ढूंढो। कभी लेट से जो है वो बीच बीच में आपने 95 ऑक्टेन जो पेट्रोल होता है ना वो डलवा लिया, उसको आपको ऑक्टेन नंबर की वजह से नहीं डलवाना है। उसमें फ्यूल एडिटिव्स होते हैं, जिससे जो है वंस इन अ वाइल अगर आप महीने में एक बार उसको डलवा लोगे, आई थिंक 8-9 रुपए महंगा है, तो उससे आपकी गाड़ी का जो है ओवरऑल जो फ्यूल सिस्टम है वो साफ होता रहेगा। और बाकी आपने नॉर्मल पेट्रोल पे भी चला ली, तो इसके मिक्सचर से जो है वो आप आराम से गाड़ी चला सकते हो। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, लोग मेरे से बहुत कमेंट्स में पूछते हैं कि एडिटिव्स बताओ हमें। तो मैं अगर आपको ये फोन दिखाऊं ना, तो मेरे पास इतने मेल्स पड़े हैं,
कंपनीज के कि जो है हमारा एडिटिव्स एक तरीके से कह लो कि वो कर लो, लेकिन वही बात है कि मैक्सिमम एडिटिव्स जब मैं उनके देखता हूँ कि प्रमोशन कर दो कोलैबोरेशन में, तो उनसे मैं उनकी स्टडी मांगता हूँ कि आपने क्या स्टडी किया है, क्या किस तरीके से करा है, तो मैक्सिमम कंपनीज नहीं दे पाती। इसी वजह से मैं वो प्रमोट ही नहीं करता हूँ। बहुत ही रेयरली अगर आगे चल के किसी ने मेरे को स्टडी दे दी सच में, क्योंकि वी डोंट नो किस तरीके का उसमें जो है सब्सटेंस डला है और क्या सही में वो एडिटिव्स इथेनॉल का कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर मुझे मानना भी है किसी की सच्चाई जिसको कहते हैं, तो फिर भी मैं जो पुरानी कंपनीज हैं, जो एक तरीके से कह लो कि सालों से चलती आ रही हैं कंपनीज एडिटिव्स के मामले में, मैं उन पे थोड़ा ज्यादा विश्वास करूंगा। जैसे अभी लिक्की मोइली ने एक E20 करके जो है अलग से ही लॉन्च किया है एडिटिव। उसके बाद उन्होंने एक अलग से लॉन्च किया है एडिटिव स्पेशली फॉर टर्बोचार्ज जो GDI इंजन होते हैं उनके लिए भी। या अब लिक्की मोली जैसी जो बड़ी कंपनीज हैं उनका मैं फिर भी, हाँ उनके पास नो हाउ है, R&D है, सब कुछ है, तो उनका मैं फिर भी विश्वास कर लूंगा। लेकिन जो बिल्कुल अभी क्रॉप अप कर रही है ना कंपनी, वो तो मुझे लगता है कि फायदे के लिए कर रही है कि अभी मौका है, लोग डरे हुए हैं, पैसे कमा लो, जितना कमाना कमाना है, तो वो चीज आई डोंट रिकमेंड। अब हम आए हैं न्यू गाड़ियों के ऊपर। अब न्यू गाड़ियों में मतलब मेरी एक तरीके से कह लो कि थॉट प्रोसेस है कि जो गाड़ियां यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया से, स्पेशली ब्राजील जैसे कंट्रीज में, वहां पे E27 मिनिमम फ्यूल है ब्राजील में। तो क्या है कि बहुत सी गाड़ियां ऐसी होती है जैसे यहाँ पे होमोलोगेशन वो सारी चीजें हो गई, E20 का स्टिकर जो है वो लगा हुआ है गाड़ी में, लेकिन हो सकता है वो गाड़ी E25 E26 तक भी झेल जाए, ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। थोड़ा सा जो है मार्जिन लेके चलती है कंपनीज। तो उनमें गाड़ियों में मुझे लगता है रेनो है, जैसे जैसे आपका मारुति है, हिंडई है ना, किया भी साथ में आ जाती है। ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें थोड़ा ज्यादा अगर जो है इथेनॉल का फ्यूल डल जाए तो मुझे लगता है कि फिर भी झेल जाएंगी। लेकिन उसके अलावा आई एम नॉट सो श्योर टू बी फ्रैंक। अब उसके अलावा क्या क्या मतलब है कि E22 E23 तो जो है फिर भी मैक्सिमम जो है गाड़ियां झेल जाएंगी। लेकिन दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, जो मैंने आपको ये बताया कि आपको फुल टैंक रखना है अगर आपको लंबी गाड़ी छोड़नी है, वो इन गाड़ियों में भी करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो हर गाड़ी में एक तरीके से कॉमन रहेंगी। लेकिन बेसिक चीज ये आती है कि बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स इंजन है ना, जैसे लेट से TSI इंजन हो गए, वो इस टाइम आप जो है थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हैं। कि लेट से अगर बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वालिटी का पेट्रोल है, इन सेंस कि उसमें प्रॉपर 80% प्योर पेट्रोल है, 80% भी प्योर बढ़िया जो है रिफाइंड इथेनॉल है, तब भी वो चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी GDI इंजन में भी। लेकिन वही बात है कि अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज होंगी और जिस तरीके का जो है वो यहाँ पे पैटर्न है स्टोर करने का पेट्रोल वगैरह का, उसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो हाँ हो सकता है कि आपके जो है फ्यूल पंप में या फिर इंजेक्टर्स वगैरह में दिक्कत आ जाए। अब यहाँ मेरे को ये चीज दिख रही है कि पेट्रोल में थोड़ा सा एडल्ट्रेशन भी दिख रहा है। तो उन सारी चीजों को अगर आप देख के चलो तो ऑब्वियसली आपको NA इंजन जो है वो थोड़े एक तरीके से ज्यादा इस टाइम अगर आपको लेना है तो आप उनको ले सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि वही बात है कि क्या कंपनीज ने हमें बताया कि हम जो है E20 से E25 कंप्लाइंट गाड़ियां ला रहे हैं? नहीं। क्या सरकार ने बताया कि हम जो है वो अगला स्टेप क्या लेंगे, E22 लेंगे, E24 लेंगे? नहीं बताया, नहीं। ठीक है, तो अब ये चीज है कि आप अगर अनसर्टेन हो, आपको गाड़ी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और कम चलते हो एज सच, तो आप पेट्रोल गाड़ी ले सकते हो। दूसरी जो चीज मैंने पिछली वाली वीडियो में बताई थी, विच इज कि अगर आप यूज्ड गाड़ी ले सकते हो, ठीक है, तो इस टाइम जो है वो जैसे लेट से आपने 4-5 साल पुरानी होंडा सिटी ले ली या अमेज ले ली, तो होंडा की गाड़ियां क्योंकि बहुत पहले से E20 कंपैटिबल थी, वो आप ले सकते हो। मारुति की भी गाड़ियां सिंपल होती हैं, कोई भी मैकेनिक ठीक कर देता है, वो भी आप जो है 5-6 साल पुरानी गाड़ियां ले सकते हो। तो ये सारी गाड़ियां आप जो है अगर पैसे नहीं फंसाना चाहते तो आप ले सकते। क्योंकि मैं क्या, कोई भी बंदा आपको सर्टेनली ये चीज नहीं बोल सकता कि आप अगले साल रुक जाओ, 2027 में जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं बता सकता। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आया कि आपको कौन सी गाड़ियां अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये चीज बोलूंगा, आपको डीजल ऑटोमेटिक्स, अगर आप ये सोच रहे हो कि शहर में मेरे को बहुत चलना है, तो आप उनको पूरी तरीके से अवॉइड करो। डीजल आइथियोब्यूटेनॉल नहीं, उससे पहले DPFR आपको आके 1.5 लाख 2 लाख रुपए का आपको DPF बदलना पड़ेगा। ठीक है, विद इन जस्ट लेट्स से 25-30,000 किलोमीटर। तो वो आपको बिल्कुल नहीं लेनी है अगर आप शहर वगैरह में जो है वो जाम वाम में फंसते हो। उसमें आपको तभी लेना है जब आप हर हफ्ते हाईवेज पे मिनिमम 40-45 मिनट से 1 घंटा जो है वो 2,500 RPM पे दौड़ा सकते हो डीजल की गाड़ी, तब आपको वो लेनी है। या फिर लेट्स से कि जो है आप एक सेकंड गाड़ी आपको लेनी है घर में, लेट्स से जो है वो जैसे स्कॉर्पियो एन या फिर थार वगैरह लेनी है, घूमने घूमने जाना है परिवार के साथ, उसको लॉन्ग ड्राइव के लिए जाना है, तो आप वो भी डीजल ले सकते हो, क्योंकि उतनी बड़ी गाड़ियां हैं और हाईवेज पे चलेंगी तो ऑब्वियसली थोड़ा डिसेंट एवरेज देंगी। लेकिन उसके अलावा नॉर्मल कंडीशन में घूमने के लिए गाड़ियां नहीं लेनी है। मैंने ये चीज़ पहले भी आपको बताई है कि हर आदमी का एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जिस तरीके से वो ट्रैवल करता है। अगर आप बहुत कम्यूट करते हो, आपको एक ही गाड़ी चाहिए घर में, आप ईवी नहीं ले सकते, इस तरीके की जगह रहते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियां देख सकते हो। हाइब्रिड्स में भी वही चीज़ है कि आज भी सारी हाइब्रिड जो है E20 कंप्लायंट है। अगर आने वाले लेट से E22 हो गया, ठीक है, नॉर्मल जो आपकी गाड़ी होगी, आप उससे लेट से 1500 किलोमीटर पर मंथ चल रहे हो, ठीक है, सिटी विटी में चल रहे हो, तो वो 10 का एवरेज दे रही है।
E22 हो जाएगा तो वो जो है वो लेट्स से 9 का एवरेज हो जाएगा। लेकिन जो है वो जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी है वो आज अगर 20-21 का एवरेज दे रही है, E22 हो जाएगा तो 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 19 साढ़े 19 हो जाएगा। तो फिर भी जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम आएगा अगर आप पहले से ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी लेके बैठे हो तो जब इथेनॉल बढ़ रहा है तो आपने देखा होगा कि एकदम से जो इफेक्ट आपको दिख रहा है वो फ्यूल एफिशिएंसी में दिख रहा है। तो वहां पे वो जो एकदम से फ्यूल एफिशिएंसी घट रही है नॉर्मल गाड़ियों की, एकदम से जो है वो 10 के नीचे हो गया, वो आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स में नहीं मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स भी जो है वो अभी जैसे दिवाली में आपकी डस्टर आ रही है, अगले साल उसी के 7 सीटर बिगस्टर आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सेल्टॉस और क्रेटा में भी एक हाइब्रिड आने के चांसेस हैं, और फ्रांस में आपको जो है वो एक सीरीज हाइब्रिड भी मिल जाएगा। तो ये न्यू हाइब्रिड्स जो हैं वो अगले साल 2027 में लॉन्च हो रहे हैं। इनके लिए अगर आपको रुकना है तो आप रुको, और आराम से जो है वो शहर का कम्यूट्स के लिए गाड़ियां बहुत बढ़िया रहेंगी। अब आ जाते हैं हम लोग ईवीज पे। तो ईवीज आपने देखी होंगी, सियरा ईवी लॉन्च हो गई, टियागो ईवी, पंच ईवी, और मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे देखोगे तो 15 लाख रुपए से लेके ये विंडसर ईवी वाले से लेके आपके पास ई विटारा, बहुत सारी ईवीज आपको 15 से 25 लाख के बीच में बहुत सारी ईवीज मिल जाएंगी। अब यहाँ ये चीज होती है कि आदमी सोचता है यार ये मैं ले लूं क्योंकि बड़ी ईवीज, बड़ी बैटरी पैक है, 400 450 किलोमीटर चली जाएगी। लेकिन अभी मैं ये चीज बोलूंगा कि या फिर आप प्लानिंग करने में बहुत बढ़िया हो, आपको जो है प्लान ए प्लान बी वाला उस तरीके का हिसाब किताब है, आप जैसे मेट्रो सिटीज के आसपास रहते हो, आपका बिल्कुल फिक्स्ड है कि मेरे को दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से देहरादून जाना है, इस तरीके से आपको जाना है, तो ईवीज आप ले सकते हो। आपको पता है कहाँ पे जो है वो चार्जिंग हो 100% मिल जाएगी, आपको कोई सामने खड़ा नहीं रहेगा, चार्जर जो है खराब नहीं रहेगा। ये जो 200-300 किलोमीटर की बेल्ट होती है मेट्रो सिटीज के अराउंड, जैसे बैंगलोर के अराउंड या दिल्ली के अराउंड, यहाँ पे बेसिकली चार्जर्स मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में। और वो आप जो है डेल्टा मान के चलो कि अगर वो 450 की रेंज है तो आपको 350, 300, 350 तक मिल जाना चाहिए चार्जर। लेकिन मैं अभी भी ये चीज बोलता हूँ कि ईवीज आर बेस्ट इफ एंड ओनली इफ आपके पास जो है वो एक दूसरी गाड़ी घर में हो, पेट्रोल गाड़ी, और आपके घर में ही जो है हमेशा उसको चार्ज करने की सुविधा हो। वंस इन अ वाइल कहीं फंस गए तो बाहर चार्ज कर ली, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप हमेशा उसको जो है घर पे चार्ज करो, और आपकी जो ओवरऑल रनिंग है वो वही चीज 1500, 1700, 1800 किलोमीटर उससे ज्यादा ही हो, मतलब बोथ सिटीज एंड हाईवेज मिला। वरना सच में कोई फायदा नहीं है ईवीज लेने का, क्योंकि कुछ लोग बस ले लेते हैं कि हाँ भाई कुछ नया है ले लेंगे। मेरे को एक ने कंसल्टेंसी में बोला था कि मैंने नेक्सॉन ईवी ले ली, अब जो है वो मैंने ठंड में उसको चलाई तो उसका इतना रेंज आ रही थी, उसके बाद गर्मी में इतनी कम हो गई, तो अब मेरे को नई गाड़ी लेनी पड़ रही है। वो सारी चीजें भी होती हैं, ठीक है, जो आपको पहले पता नहीं होती, जोश जोश में आदमी ले लेता है। वैसे कंसल्टेंसी से याद आया, ये सारी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो कंसल्टेंसी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ईवीज का अगर आपका उल्टा यूज है कि लेट्स से आप जो है वो ऑटोमेटिक नहीं चाह रहे हो, आपको हाइब्रिड्स और ईवीज में ऑब्वियसली ऑटोमेटिक ही मिलता है, और ये है कि आपकी रनिंग कॉस्ट ओवरऑल कम हो जाए, आप मैनुअल में ही बढ़िया हो, तो आप सीएनजी ले सकते हो। वही चीज अगेन, आपकी रनिंग जो है ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा होता है फिर आपको लेट्स से हर 3 साल बाद उसका कुछ 3-4 हज़ार रुपए का सिलेंडर का भी जो है वो लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेशन वगैरह, वो सारी चीजें अपग्रेड करानी पड़ती है, थोड़ी सर्विस महंगी होती है वो सारी चीजें। तो उसमें आप जब ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा चलोगे, वही 1200-1300 किलोमीटर पर मंथ से ज्यादा, एक साल में लेट्स से जो है आपके 16-17 हज़ार किलोमीटर से ज्यादा हो गए, तो आप सीएनजी लो, आपको लगभग 50,000 किलोमीटर के आसपास जो है वो फिर भी डिसेंट आपका निकल जाएगा पैसा। लेकिन आपकी बराबर रनिंग होनी चाहिए, और सीएनजी भी ये चीज होती है कि हर 100 किलोमीटर आप सीएनजी चलाओ तो उसमें मिनिमम 6, 7, 8 या 10 किलोमीटर के आसपास आपको पेट्रोल पे चलानी है गाड़ी। उससे आपकी गाड़ी जो है वो एकदम सही कंडीशन में रहेगी, क्योंकि लुब्रिकेट तो पेट्रोल ही करता है, सीएनजी नहीं करता। अंडरबॉडी सीएनजी की बात करूं तो विक्टोरियस में आ गया है, ब्रेजा में आने वाला है, आपकी रेनो की और निसान की जो गाड़ियां हैं, स्पेशली रेनो की, ट्राइबर में और काइगर में और इन सब में भी आने वाला है, में भी हो सकता है डस्टर में भी आ जाए 1 लीटर इंजन के साथ। तो ये सारी गाड़ियां जो हैं वो आप सीएनजी में प्लान कर सकते हो और अभी भी ले सकते हो। तो बेसिक सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। आपके घर में चार्जिंग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपको बाहर से उतना चार्ज नहीं करता है, बहुत मिनिमल कमर्शियल चार्जर से चार्ज कर लिया, और उसके बाद मैक्सिमम आपकी शहर में रनिंग हो, एक फिक्स्ड जो है वो एरिया में रनिंग हो उस पर्टिकुलर गाड़ी से, तो आपको ईवी लेनी है। एक सेकेंडरी आपके पास पेट्रोल और डीजल गाड़ी घर में होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास मैनुअल में आपको काम चल जाएगा, मैक्सिमम मैनुअल गाड़ियां सीएनजी में आ रही हैं तो आप सीएनजी ले सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आपकी रनिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो ले सकते हो। उसमें भी लेके जो है आप मैक्सिमम पेट्रोल जो है ऊपर तक भरवा के रखना, और बीच बीच में आपको जो है वो पेट्रोल के साथ थोड़ा बहुत 95 ऑक्टेन हो गया या फिर इस तरीके का पेट्रोल डलवाते रहना है, ताकि वो ऑब्वियसली पेट्रोल पड़े पड़े खराब ना हो जाए, और आपको पेट्रोल पे भी चलानी है उस गाड़ी को। डीजल ऑटोमेटिक आपको मैक्सिमम टाइम्स नहीं लेना है, लेकिन अगर आप एक सेकेंडरी गाड़ी ले रहे हो जो हमेशा हाईवेज पे चलती है, सारा आपका मैक्सिमम रन हाईवेज पे है, तो आप ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों ले सकते हो डीजल का। उसमें कम से कम मिलावट वाली अभी तक बात नहीं है। पेट्रोल में जो है अभी इस टाइम हाइब्रिड और नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी आती है, अगर आप कम चलते हो
तो और आपको बहुत बहुत ज़रूरत नहीं है तो आप पुरानी ही गाड़ी अपनी चलाओ। ये मत सोचो कि अगर मैं नई गाड़ी अभी अपग्रेड कर लूँगा तो मेरी गाड़ी आगे 10 साल के लिए एकदम सॉर्टेड हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप इफ़ यू हैव टू बाय, जैसे लेट्स से आपको पहली गाड़ी चाहिए ही चाहिए, आपके घर में कभी-कभी निकलना होता है इमरजेंसी वगैरह में, तो आप पेट्रोल गाड़ी ले सकते हो, उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। इन अ सेंस कि अगर जो है इथेनॉल आगे बढ़-बढ़ भी गया, तो आप अगर बेसिक 1.5 एनए लेके अपने घर में रख लोगे, पूरा ऊपर तक पेट्रोल भरवा के, तो इट विल बी गुड टू गो। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा चलना है तो आप जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लो, और कुछ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स जो आने वाले हैं उनका इंतजार भी कर लो, पुरानी गाड़ी रख के अपने पास। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ लोग आते हैं और 80% से ऊपर लोग सब्सक्राइब करे बिना चले जाते हैं, तो कर दिया करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ऑब्वियसली लाइक भी कर देना। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।